आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डे सीरीज़ के रिवीजन की। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनका रिविज़न करेंगे। देखिए, मैं कोशिश करूँगी हिंदी में ज़्यादा बताने की, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं, तो हिंदी में कोशिश करूँगी। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आप सब जानते हैं प्रागैतिहासिक काल जो है उसका टाइम पीरियड ये नोट कर लीजिए। 5 लाख साल से माना जाता है। कब तक? 8000 बीसी। 5 लाख साल से 8000 बीसी तक माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, अब देखिए पुरापाषाण काल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि जो हमारे सबसे छोटा काल जो है, सबसे छोटा काल वो कौन सा कहा जाता है? वो हमारा यहाँ पे माना जाता है मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, 12000 से 8000 बीसी। देखो, मैं स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या, मैंने अभी आपको बताया था, 5 लाख साल से लेकर वो है हमारा 10 से 12, मान लीजिए 10 से 12 हजार साल पहले है, बीसी। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल, वो है 12,000 से लेकर 8,000 बीसी। ये पुरापाषाण काल हो गया, ये मध्य पाषाण काल हो गया। फिर आता है नवपाषाण काल। ठीक है, ये 8000 बीसी हो गया। इसको माना जाता है 8000 से लेकर 3000 बीसी। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? मध्य पाषाण काल हो माना गया। और सबसे पुराना और सबसे बड़ा माना जाता है पुरापाषाण काल, जो कि 5 लाख साल से हमारा 12,000 बीसी तक चला था इसका टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर और पुरापाषाण काल में नोट कर लीजिए, इसमें आग का आविष्कार हुआ था। अग्नि देवता को पूजा जाता था, यानी अग्नि को देवता माना गया है। वरुण देवता को पूजा जाता था। वायु देवता हो गए। मनोरंजन का साधन इनका क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मनोरंजन का साधन इनका शिकार हुआ करता था उस समय। ठीक है, और मनुष्य का पूछ सकते हैं। मनुष्यों को होमो सेपियंस कहा जाता था। और मनुष्यों का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है, मनुष्य आए 30,000 से 40,000 एगो। 30,000 से 40,000 साल पहले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ये पूछा जाता है जो कुत्ता है उसका साक्ष्य सबसे पहले कब मिला? तो कुत्ता का साक्ष्य मिला हमें नवपाषाण काल में। ठीक है, कहाँ पर? नवपाषाण काल में। और सबसे पहली धातु पूछी जाती है, तो सबसे पहली धातु क्या है? हमारी तांबा है। और एक और चीज, रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट के बारे में पूछा जाता है, आपको पता होगा। रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट, नाम आपने इनका सुना होगा। रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट ने 1863 में, कब? 1863 में मद्रास के अतिरपक्कम, कौन सी जगह है? अतिरपक्कम एक जगह है, वहां से इन्हें कुल्हाड़ी, जिसको हैंडेक्स बोलते हैं, उसके साक्ष्य मिले, यानी कि उसकी खोज की इन्होंने रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट ने। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 1863, और मद्रास के अतिरपक्कम से। ठीक है, और उस समय सबसे पहले जिस फसल की खोज की गई वो फसल क्या थी? चावल और जौ की सबसे पहले फसल इसकी थी। और कृषि का पहला एविडेंस कहाँ मिला, यानी कृषि होती थी उस जमाने में, इसका पहला एविडेंस हमें कहाँ पे मिला? वो मिला हमें मेहनगढ़ में। और ये मेहनगढ़ कहाँ पड़ता है हमारा? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, नवपाषाण काल में गाड़ियां, हमें पहिया और बैलगाड़ी के आविष्कार मिले हैं। कुत्ते की हड्डी बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में। कुत्ते की हड्डी कहाँ मिली आपको? बुर्जहोम। कहाँ? बुर्जहोम में कुत्ते की हड्डी मिली। और चूल्हे का आविष्कार मिला। चूल्हे का आविष्कार बोल सकते हैं, साक्ष्य बोल सकते हैं। चूल्हे के साक्ष्य मिले हमें महदाहा में, और ये यूपी में पड़ता है। चावल के साक्ष्य मिले कोल्डी हवा में। नोट कर लीजिए, चावल के साक्ष्य मिले हमें कोल्डी हवा में, ये भी हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक है, और पशुपालन के साक्ष्य मिले हमें आदमगढ़ में। क्या? आदमगढ़ में, ये हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में। और कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हमें हस्तिनापुर में।
हस्तिनापुर में क्या मिला? कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। और हड्डी की सुई गुफकाराल कश्मीर में मिली। क्या? गुफकाराल, जो कि हमारे J&K, जम्मू एंड कश्मीर बोल सकते हैं आप, ठीक है। और बागौर राजस्थान, राजस्थान के जो बागौर है, बागौर, इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले कि उस समय पशुपालन हुआ करता था, ठीक है। और आपको ये पता ही होगा, जो मैंने कल आपको बताया था, पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले हुई कहाँ पे? नागौर में। जी कहाँ पड़ता है? हमारा राजस्थान में। और कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। अब आगे और चीजें नोट कर लीजिए। हड़प्पा से पहले का काल अगर हम टेक्निकली बात करें तो इसके अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं टेक्निकली कौन सा था हड़प्पा से पहले का समय। लेकिन ये बोला जाता है कि सबसे पुराना समय जो हमारा काल था, या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले पुराना माना जाता है हमें हड़प्पा को, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं पता हो पाया है कि हमारा सबसे पहले हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो क्या था, ठीक है। ताम्रपाषाण की बात करें तो ताम्रपाषाण हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो महापाषाण काल जो थे उसमें डालमिन और संगोरा भी बोला जाता था उस समय। और उस समय क्या होता था, जो लोगों की डेथ होती थी तो उनको गाड़ दिया जाता था और उनके ऊपर क्या रख दिया जाता था? एक पत्थर रख दिया जाता था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मृत्यु होती थी तो उसके बाद उनके ऊपर क्या या उनके साथ क्या किया जाता था? तो उनको मिट्टी में गाड़ दिया जाता था और उनके पास उनके ऊपर एक बड़ा सा भारी पत्थर रख दिया जाता था, ठीक है। इस तरह का काम होता था उस समय। और एक और चीज याद कर लीजिए, मुद्रा राक्षस बहुत पूछी जाती है। ये तो आपने पता ही होगी मुद्रा राक्षस किसने लिखी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए मुद्रा राक्षस में क्या है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। क्या? मौर्य साम्राज्य की जानकारी। और इंडिका आपको पता होगी, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। और मेगास्थनीज कौन थे? वो सेल्यूकस निकेटस जो थे उनके राजदूत थे, ठीक है। और मेगास्थनीज के अंदर जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मेगास्थनीज थे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहते थे, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो आपको पता होगी वो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। और जो पृथ्वीराज रासो है इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो हैं, और पृथ्वीराज चौहान कौन से? तृतीय। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इसके अंदर, पृथ्वीराज रासो के अंदर, ठीक है। अब हेनसोंग जो है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हेनसोंग किसके दरबार में आया? तो हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। और उस समय किसका साम्राज्य था? तो पुष्पभूति वंश का टाइम पीरियड था वो, ठीक है। और हमें ये पूछा जा सकता है कि हमें किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो प्री हिस्ट्री के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी, ठीक है। और एक और चीज नोट कर लीजिए, ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में, मैचिंग में पूछी जाती है ये चीजें, जैसे कि कोट दिजी, ये क्या है? तो कोट दिजी जो है वो हमारा सिंध में मिलती है। धौलावीरा पूछा जाता है, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो धौलावीरा हमारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत आता है कालीबंगन, ये कहाँ पे पड़ता है? कालीबंगन राजस्थान में। बनावली पूछा जाता है, बनावली कहाँ पे पड़ता है? तो बनावली की बात करें तो ये पड़ता है हमारा हरियाणा में, ठीक है। कोटडिजी सिंध में, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, ये बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, पूरा पाषाण काल में जीविका का आधार क्या था? जल्दी से कमेंट करिए, क्या था जीविका का आधार? उस समय जीविका का आधार उनका शिकार था, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता था? अभी मैंने आपको बताया, उनको कहा जाता था होमोसेपियंस। क्या? होमोसेपियंस कहा जाता था, जो कि 3000 से 4000 एगो पहले पृथ्वी पर आए थे। और मानव ने कृषि काल, यानी कि मानव ने कृषि कब से प्रारंभ की? तो वो की नवपाषाण काल से, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, नवपाषाण काल। और अगर हम बात करें जो रहन सहन था सिस्टमेटिक तरीके से, कब शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ, क्योंकि उन्होंने खेती शुरू कर दी थी तो वो बार बार मूव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वहां पे फिर अपना एक जगह अपना ठिकाना बसाना शुरू कर दिया, वो एक जगह फिर मिल बांट के रहने लगे, ठीक है।
ये इतना आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज याद कर लीजिए, रोमिला थापर सबसे बड़ी हिस्टोरियन कौन थी उस समय? रोमिला थापर थी। रोमिला थापर। रोमिला थापर के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हड़प्पा है उसका टाइम पीरियड है 2350 से 1750 BC। ठीक है, और ये टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि क्या टाइम पीरियड था, तो 2350 से 1750। और पूछा जाता है ये टाइम पीरियड किसके अकॉर्डिंग है, तो वो है रोमिला थापर के। ठीक है, और दयाराम साहनी ने कब स्थापित किया? दयाराम साहनी के द्वारा कब स्थापना की गई? तो वो थी हमारी 1921। ये टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। और ये याद रखिए, जो हड़प्पा के लोग हैं उनको क्या कहा जाता था, या फिर वो कौन से लोग थे? तो हड़प्पा के लोग कहे जाते थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग। हड़प्पा के लोगों को द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग कहा जाता था, या फिर ये कहा जाता था कि जो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे वो हड़प्पा के लोग थे। ठीक है, और एक और चीज याद रखें यहाँ पर मेन, देखिए यहाँ पर ये जो जितनी भी चीजें हुई, जितनी भी खोज हुई, उनके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसमें 6 ऐसे बड़े नगर थे जो उस समय खुदाई में प्राप्त हुए थे। अब वो 6 नगर कौन कौन से थे? एक था हमारा हड़प्पा, ठीक है, फिर था मोहनजोदाड़ो, ठीक है, फिर था हमारा गढ़वारी, धौलावीरा, राखी गांधी, ठीक है, राखी गांधी, और था हमारा कालीबंगन। ये कहा जाता है उस समय ये 6 बड़े राज्यों की खोज की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ये है कि सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार का साक्ष्य हमें कहाँ मिला? तो वो कहाँ मिला था? हमें मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और यहाँ पे अग्नि वेदिका के भी एविडेंस मिले थे। ठीक है, कि यहाँ वहाँ पे उस समय अग्नि वेदिका का यूज ये लोग करते थे। अब नेक्स्ट आइए, देखिए इसमें आपको ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। अब थोड़ा सा जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, देखिए 5 वहां पे उस समय 5 लोगों का शासन था, 5 वंश का। वो कौन कौन से थे? देखिए पहले था सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश। ये 5 वंश थे दिल्ली के सबसे बड़े। गुलाब वंश, गुलाब वंश के बाद आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद, और फिर उसके बाद लोधी। टाइम पीरियड नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेके 1290। ठीक है, और इसका था 1290 से लेके 1320। ये था 1320 से 1414। 1414 का माना जाता है 1451 इनका। लोधी वंश माना जाता है 1451 से लेकर 1526। ठीक है, जब पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, तो 1526 माना जाता है। अब देखिए, और इनसे पहले क्या था? वो सॉरी, इनके बाद मुगल वंश आ गए। मुगल वंश में कौन कौन था उनको भी नोट कर लीजिए, मैं आपको सीरियल वाइज बता देती हूँ। देखो पहले था बाबर, उसके बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, यानी इस वंश के इन वंश के बाद किसका वंश आया? मुगल वंश आया। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश में सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गलत हो गया है ये, आप ठीक से लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका पीरियड था 1206 से लेके 1210।
ठीक है। अब कुछ चीजें मैं इनके बारे में बता देती हूँ, आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, वैसे आपको पता होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली कौन सी बनाई थी? राजधानी लाहौर, लाहौर को राजधानी बनाया। इन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को सेटअप किया और इन्होंने दिल्ली का नाम क्या रखा था? दिल्ली का पहले नाम था इंद्रप्रस्थ, ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली, ठीक है। इन्होंने दो फेमस मस्जिद बनवाई, कौन कौन सी थी? क्वात उल इस्लाम, क्वात उल इस्लाम, और दूसरी थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये तो आपने सुना होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्वातुल इस्लाम कहाँ पर थी? ये दिल्ली में थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे थी? ये हमारी अजमेर में थी। ये इन्होंने दो मस्जिद बनवाई। अब मैं कुछ एक इनकी एक स्टोरी सी बता देती हूँ, वो आप डायरेक्ट नोट करते चलिए। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते थे? लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। ठीक है। उस समय एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके ये शिष्य थे, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उनकी याद में इन्होंने क्या बनवाया? जो कुतुब मीनार है उनकी याद में, यानी कि अपने गुरु की याद में, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार थे, उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखवाई। लेकिन एक समय क्या हुआ, उस समय ये घोड़े पर बैठकर चौगन का गेम खेल रहे थे, ठीक है। चौगन एक गेम होता है, हॉर्स पोलो, वो खेल रहे थे। तो वहां से ये घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कुतुब मीनार की नींव तो रखवा दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं बन पाई। तो इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटा था एक आराम बख्श। आराम बख्श इनका बेटा था। वो बिल्कुल बेकार राजा था ये माना जाता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का उस समय एक सेवक भी हुआ करता था, इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश हुआ करता था, ये सेवक था और ये इनका बेटा था, ठीक है। इल्तुतमिश ने बेटे को हराकर 1211 ईस्वी में खुद राजा बन गया, और फिर उसने जो राजधानी लाहौर बनाई थी उसको बदलकर इन्होंने फिर राजधानी किसको बना दिया? भारत की राजधानी दिल्ली को, ठीक है। और जो कुतुब मीनार इनकी नींव रखी रह गई थी वो इनको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो देखिए याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक लिखिएगा, और लिखा कि कुतुब मीनार जो है उसको पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश लिखिएगा, ठीक है। इतना याद है आपको, समझ में आ गया? अब देखिए उस समय तुर्की के 40 वफादार लोगों का इसने ग्रुप बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। कितने? 40 वफादारों का ग्रुप बनवाया। उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया तुर्कन ए चलंगिनी। तुर्कन ए चलंगिनी, जिसको हम शॉर्ट में बात करें तो चालीसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो तुर्कन चलंगिनी थे वो कहाँ के थे, तो याद रखिए वो तुर्की के लोग थे। और कितने थे? 40 वफादार थे। उनका एक ग्रुप बनाया इल्तुतमिश ने, जिसको चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दो सिक्के का भी निर्माण किया। किसने? दो सिक्के का। वो दो सिक्के कौन थे? देखिए एक इन्होंने सिल्वर का सिक्का बनवाया जिसको बोलते हैं टंका, और एक कॉपर का सिक्का बनवाया जिसको बोलते हैं जीतल, ठीक है। और इनका बेटा नकारा था, जो इल्तुतमिश थे इनका उनका जो बेटा था वो नकारा था, किसी काम का नहीं था। तो इन्होंने अपनी पूरी दिल्ली की बागडोर किसको दे दी? अपनी बेटी को दे दी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका और आखिरी महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। अब 1236 में क्या हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु के बाद कौन बनी? रजिया सुल्तान बनी दिल्ली की महिला शासिका, ठीक है। रजिया सुल्तान का एक गुलाम हुआ करता था उस समय, कौन? याकूत। याकूत नाम से गुलाम हुआ करता था, जिससे रजिया सुल्तान ने क्या करा? रजिया सुल्तान ने इससे शादी कर ली, यानी अपने जो इनका गुलाम था उससे रजिया सुल्तान ने शादी कर ली। और एक उस समय भटिंडा का शासक हुआ करता था अल्तुनिया। कौन?
अल्तूनिया भटिंडा का शासक हुआ करता था, उसने विरोध करके याकूत को मार डाला। उसने कहा कि नहीं, एक महिला, उस समय क्या होता था, महिला को इतनी पावर नहीं दी जाती थी, और अगर पहली बार किसी महिला को इतनी पावर दी गई थी तो उस समय के जो भी पुरुष थे उनको ये चीज पसंद नहीं थी कि एक महिला को इतनी बड़ी बागडोर दी गई है, ये सब उनको पसंद नहीं आया। तो इसका उन्होंने विरोध किया, और इसका जो पति था रजिया सुल्तान का, याकूत, उसको उन्होंने मार दिया और रजिया सुल्तान को पकड़ के उन्होंने जेल में बंद कर दिया। रजिया सुल्तान ने कहा, जो अल्तूनिया था उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम राजा बन जाना। ये उसकी, रजिया सुल्तान की एक चाल थी, ठीक है। रजिया शादी करके जब वो दिल्ली जा रहे थे, तब रजिया का जो भाई था बरहाम शाह, कौन, बहराम शाह, रजिया सुल्तान का भाई, उसने क्या किया, हरियाणा के कैथल में 1240, उस समय का टाइम पीरियड था, 1240 में दोनों की हत्या कर दी। ठीक है, अब ये ये वाला तो वंश खत्म हो गया। अब आएगा बलवन, इसका शासक बना, ठीक है। बलवन इसके बाद इसका शासक बन गया। फिर और जो तुर्काने चलंगिनी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, चालीसा, इसको तो मार दिया था बलवन ने। तो ये पूछा जा सकता है कि चालीसा को किसने मारा, तो वो मारा बलवन ने, ठीक है। बलवन ने इसको मार दिया। इसके बाद बलवन ने एक पॉलिसी बनाई, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, ब्लड एंड आयरन। ये पॉलिसी बनाई। इसमें क्या होता था कि वो ना, जो भी गलत काम करता था उससे हाथी को दबा दिया जाता था, हाथी को दबा के उसको, व्यक्ति को मार दिया जाता था। इसने एक स्पाई डिपार्टमेंट भी बनवाया। क्या, स्पाई डिपार्टमेंट बनवाया। स्पाई डिपार्टमेंट का क्या काम था, जो भी विरोधी हुआ करते थे बलवन के, उसकी जानकारी उसको देता था। अब बलवन ने क्या कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो खुद को भगवान कहने लगा और लोगों से भी कहता था कि वो उसको भगवान की तरह ट्रीट करें, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। तो उसने कहा ठीक है, मैं भगवान ना सही पर उसकी परछाई हूँ। उसने कहा कि कोई मुझे भगवान नहीं मानेगा, तो इसने कहा कि ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन भगवान की एक परछाई हूँ, ठीक है। और इसने खुद को एक उपाधि दी, वो कौन सी थी, जिल ए इलाही, जिल्ल इलाही की इन्होंने उपाधि दी, जिसका मतलब हुआ करता था उस समय भगवान की परछाई, ठीक है। और इसने दो कॉन्सेप्ट बनाए थे उस समय, सजदा और पैवोस। सजदा और पैवोस दो कॉन्सेप्ट थे। सजदा का मतलब था प्रणाम करना, ठीक है, प्रणाम करना। और पैवोस का मतलब था हाथ पैर चूमना, ठीक है। प्रणाम करना सजदा का मतलब था, पैवोस का मतलब था हाथ पैर चूमना, ठीक है। उस समय पता है एक बड़ी समस्या थी, मंगोली लुटेरे जो थे वो हर सब जगह घूम रहे थे, इसलिए इस मंगोली जो लुटेरे थे उनसे बचने के लिए इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया, ठीक है। बलवन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया, जिसका इन्होंने नाम दिया दीवान ए अर्स। देखिए इस तरह के नाम इसलिए हैं क्योंकि ये उर्दू है, ठीक है। तो दीवान ए अर्स इन्होंने नाम दिया। बलवन का बेटा था मोहम्मद, क्या था, मोहम्मद। ये वफादार गुलाम था। तुर्गिल को भेजा उन्होंने मंगोलिया को लड़ाई करने के लिए। मंगोलियन ने क्या किया, उसके बेटे को मार दिया और तुर्गिल का सिर काट दिया। फिर 1287 में क्या हुआ, बलवन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बलवन मर गया है। इसके बाद उसका जो पोता था बलवन का, कैकुआ बद्द, उसको राजा बनाया गया, जिसकी हत्या किसने कर दी, कैकुआ बद्द की, जलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अब यहाँ से क्या हुआ, खिलजी वंश का साम्राज्य शुरू हो गया, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, यानी जलाउद्दीन खिलजी प्रथम व्यक्ति था खिलजी वंश का, ठीक है। ये तुर्की लोग थे जो कि अफगानिस्तान में बसे हुए थे। जलाउद्दीन राजा बना उस समय, जो जलाउद्दीन की एज कितनी थी, 70 साल का था, यानी ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है। ये लड़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए इसने एक नीति बनाई, क्या, टॉलरेंस पॉलिसी। इसने टॉलरेंस पॉलिसी बनाई। अब देखिए टॉलरेंस पॉलिसी की बात यहाँ पर करें तो टॉलरेंस पॉलिसी में क्या था, बर्दाश्त करने की नीति, यानी कि कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करें, इस तरह की इसने नीति बनाई। ये पहला राजा था जिसने ये माना कि भारत जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम शासक या इस्लामिक कंट्री पूरी तरह से नहीं बन सकता, इसने माना। इसका एक भतीजा और दामाद हुआ
उस समय दामाद हुआ करता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका दामाद था, भतीजा भी था। ठीक है। तो जो जलाउद्दीन खिलजी था उसने दक्षिण के देवगिरी में एक जगह थी, वहां के राजा थे राजा रामचंद्र देव। ठीक है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। तो जलाउद्दीन ने 1244 ईस्वी में अलाउद्दीन यानी कि अपने जो भतीजा दामाद है उसको भेजा और कहा कि जाओ तुम उसके साथ जाके युद्ध करो और वो राज्य जीत लो। तो राजा को हराकर संपत्ति इसने क्या की, अलाउद्दीन ने पूरी जीत ली। लेकिन दिल्ली ना जाकर यानी कि ये जो राजा था देवगिरी, जब इसने जीत ली तो देवगिरी से इसको दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली ना जाकर ये कहाँ चला गया, यूपी में चला गया। ठीक है। वहां क्योंकि उसका जो अलाउद्दीन था उसके चाचा ने उसको बुलाया था। फिर 1296 में क्या हुआ, कड़ाम मरीपुर, देखिए नाम थोड़े अजीब हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। कड़ा मरिकपुर में चाचा की गर्दन काटकर ये दिल्ली पहुंच गया। यानी कि ये चाचा से मिलने दिल्ली यूपी आया, फिर यूपी से चाचा की गर्दन काट के ये कहाँ पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, उनकी गर्दन काट के। और सारी संपत्ति जो थी चाचा की भी, वो भी इसने लूट ली और ये राजा बन गया वहां का। ठीक है। अलाउद्दीन ने क्या क्या जीता, देखो अलाउद्दीन ने बहुत सारी जगह जीती। एक थी देवगिरी, जालौर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और रणथंभौर। अलाउद्दीन की एक बात थी कि अलाउद्दीन की उस समय कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था जीतो और आगे बढ़ो। ये इसका कॉन्सेप्ट था अलाउद्दीन का। ठीक है, जीतो और आगे बढ़ो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसकी पॉलिसी थी जीतो और आगे बढ़ो। ठीक है। ये करेक्टर लेस था, इसको मेवाड़ नहीं जाना था, लेकिन किसी ने इसको बोल दिया कि मेवाड़ की जो रानी है पद्मावती वो बहुत सुंदर है, इसलिए 1303 में, कितना, 1303 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का नाम भी इसने बदल दिया और क्या नाम रखा, वो रखा इन्होंने, इसने खैजाबाद। ठीक है। और खैजाबाद क्यों रखा, क्योंकि इसके पुत्र का नाम था खिजिर खान, उसके नाम पर इसने उस चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खैजाबाद रख दिया। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन ने गुजरात को जीता और नुसरत खान नाम का एक वफादार हुआ था जो कि इसने स्लेव मार्केट से खरीदा। ठीक है, स्लेव मार्केट से इन्होंने क्या खरीदा, नुसरत खान नाम का एक वफादार था जो कि अलाउद्दीन के लिए स्लेव मार्केट से एक सेवक लेकर आया जिसका नाम था मलिक काफूर। उसका दूसरा नाम भी आप नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनार भी बोला जाता है। और जो मलिक काफूर था वो क्या था, ट्रांसजेंडर था। ठीक है, ऐसा पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति था जो कि खिलजी वंश का शासक बना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो पहला ट्रांसजेंडर कौन था जो कि खिलजी वंश का शासक बना, तो वो था हमारा मलिक काफूर। आपने पिक्चर देखी होगी, मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये सारी चीजें जब मैंने लोगों से सुना है कि ये सारी चीजें उसके अंदर बताई गई हैं, तो आपको भी बहुत सारी चीजें उससे पता चली होंगी। मलिक काफूर नाम था जिसको 1000 दिनार भी बोलते थे। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत फेमस चीजें बनवाई, कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए, जैसे कि अलाई दरवाजा, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ये सारी चीजें दिल्ली में है। अलाई दरवाजा हो गया, श्री फोर्ट हो गया, उसके बाद महल हजर सातून हो गया। ये सब कहाँ पे बनवाई हैं इसने, दिल्ली के अंदर बनवाई हैं। ठीक है। अब देखिए उस समय क्या था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था। ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इस वजह से इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन ने मार्केट स्टार्ट किए। ठीक है, 3 तरह के इन्होंने मार्केट बनवाए। कौन कौन से थे, एक मिनट, ग्रेन मार्केट बनवाया, सेकंड था क्लॉथ मार्केट, सी है जी। ठीक है, क्लॉथ मार्केट, फिर है हॉर्सेस। ठीक है, 3 तरह के मार्केट बनवाए, गेन, क्लॉथ, हॉर्सेस, कैटल भी इसी के अंदर आ जाएंगी, स्लेव्स, 3 तरह के मार्केट बनवाए। ठीक है। और ये पहला राजा था जिसने टैक्स कलेक्शन किस में किया, कैश में किया।
टैक्स कैसे कलेक्ट करता था? ये कैश में करता था, ठीक है। और इसने रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट भी बनवाया, जिसका नाम दिया गया दीवान ए मुस्ताखराज। क्या? दीवाने मुस्ताखराज, ठीक है। और उस समय दो प्रथा और चलाई गई थी अलाउद्दीन के द्वारा। कौन कौन सी थी? पहली थी दाग, दूसरी थी चेहरा। दाग क्या था? जो घोड़े का मार्केट शुरू किया था, हॉर्स मार्केट शुरू किया था, उस घोड़े पर एक निशान लगा दिया जाता था। वो क्या बताता था? एक तरह से ब्रांडिंग को डिनोट करता था, ठीक है, कि इस ब्रांड का घोड़ा है। और चेहरा था, जो कि इसने आर्मी के लिए बनवाया था। इसका मतलब ये एक तरह से आईडी कार्ड की तरह था, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड था वो चेहरा, ठीक है। उसके दरबार में एक बहुत फेमस राइटर हुआ करता था, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ये था अमीर खुसरो, ठीक है। अलाउद्दीन के दरबार में एक फेमस राइटर था अमीर खुसरो। ये बहुत बोलता था, इसलिए अलाउद्दीन ने इसका नाम रखा। बताइए क्या नाम रखा? आपको पता होगा, जल्दी बताइए। तूतिए हिंद। बहुत बोलता था, इसलिए इसका नाम रखा गया तूतिए हिंद, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 1316 में क्या हुआ? अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और 1320 में खुसरो खान शासक बना। इसकी सेना में एक पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दीपालपुर, ठीक है। 1320 में गजनी मलिक की मृत्यु कर दी गई। उसके बाद कौन आया? तुगलक वंश आया, ठीक है। तुगलक वंश आया, खुद को गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि दी उसने, ठीक है। जिससे, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो फादर ऑफ इरिगेशन है, सॉरी फाउंडर ऑफ इरिगेशन, वो किसने, कौन था? तो वो था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसने तुगलक का फोर्ट भी बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है। 1326 में इसकी हत्या इसके ही पुत्र जोना खान ने कर दी, ठीक है, यानी कि बाप की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? जोना खान, जो इसका पुत्र था, उसने अपने बाप की हत्या कर दी, ठीक है। तो खुद को इसने नाम दिया मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब इतना ज्यादा वो था कि अपने ही फादर की इसने मृत्यु कर दी, खुद राजा बनना चाहता था इस वजह से, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इसने खुद को नाम दिया। दिल्ली सल्तनत का ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे पढ़ा लिखा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऐसा कौन सा तुगलक वंश का व्यक्ति था जो सबसे पढ़ा लिखा लेकिन सबसे बेवकूफ था, ठीक है। तो वो क्या था? पढ़ा लिखा। अब ये सबसे बेवकूफ क्यों था, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसने क्या किया? देखिए पहले एक और चीज नोट कर लीजिए। 1326 में इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी रखी, यानी कि सब जो दिल्ली किसने रखी थी? बलबन ने रखी थी। लेकिन बलबन के बाद इतने टाइम पीरियड बाद राजधानी दिल्ली से हटाकर इसने क्या कर दी? देवगिरी कर दी, ठीक है। देवगिरी का नाम इसने क्या रखा? दौलताबाद। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। फिर इसने क्या किया? 1329 ईस्वी में कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के इसने चालू किए। किसके? कॉपर एंड ब्रॉन्ज के सिक्के चालू किए। और वो सिक्के ऐसे थे कि घर में लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं था, किसी भी तरह की कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं थी, हर कोई अपने घर में बनाना शुरू कर दिया था, हर किसी ने। तो इसीलिए इस तरह की एक्टिविटी से लोगों ने इसको क्या कहा? पढ़ा लिखा बेवकूफ इसका नाम रख दिया, ठीक है। वाइजेस्ट फूल माना जाता था इसे। अब देखिए, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत की। किसने? जोना खान ने की। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत, जिसका नाम इसने रखा दीवान ए अमीर को ही। नोट कर लीजिए, दीवान ए अमीर को ही, ठीक है। और 1338 ईस्वी में क्या हुआ? भारत का एक फेमस मुरक्कन ट्रेवलर आया। लिख लीजिए, मुरक्कन ट्रेवलर आया। कौन सा? इब्न इब्न बतूता, जिसकी फेमस बुक कौन सी है? लिख लीजिए, सफरनामा। ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सफरनामा किसकी है? इब्न बतूता की है, ठीक है।
अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका कजिन भाई आया जो कि था फिरोज शाह तुगलक, वो बना राजा। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा गुलाम थे। लगभग इसके पास कितने गुलाम थे? 1,80,000 सबसे ज्यादा गुलाम थे इसके पास। ठीक है, इसने भी फेमस 3 डिपार्टमेंट बनवाए। दीवाने इश्तिकाका, बहुत शॉर्ट, अब मैं जल्दी जल्दी आपको फिनिश करती हूँ। ठीक है, दीवान ए इश्तिकाका, ये नोट कर लीजिए, ये किस लिए था? ओल्ड एज पेंशन डिपार्टमेंट था, यानी कि जो ओल्ड सैनिक हुआ करते थे उस समय उनको पेंशन देने का काम करता था। फिर था दीवान ए बंगादान, ये था स्लेव के लिए, स्लेव से रिलेटेड था। फिर था दीवान ए खैरात, ये दीवाने खैरात जो था, जो मुस्लिम गर्ल्स थी उनकी मैरिज के लिए उनको पैसे दिया करता था। ठीक है, फिर है एक और था दारुल सफा। दारुल सफा क्या था? ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था दिल्ली में। ठीक है, इसने 3 तरह के टैक्स भी लगवाए, ये टैक्स के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाएगा 3 टैक्स। एक था जजिया कर, खराज कर, और एक था जकात कर्ज। ठीक है, जजिया टैक्स, खराज टैक्स और जकात टैक्स। जजिया जो था वो पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया, यानी कि ये किस पर लगवाया जाता था? टैक्स, ब्राह्मणों पर टैक्स लगवाया जाता था। पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों पर टैक्स लगवाया। फिर खराज जो था वो एग्रीकल्चर पे लगाया जाता था, यानी कि जो भी खेती होगी उसका 1/6 भाग राजा को देना होगा। फिर जकात जो था वो मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, और इसमें क्या था? 2% अपना दान दोगे, जो भी आप काम कर रहे हो उसका 2% आपको दान में देना होगा। ठीक है, इसने भारत में 300 शहर बनवाए, जैसे कि कुछ 2 नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ जो इसी के नाम पर है, जैसे कि फिरोजाबाद और फैजाबाद। ठीक है, भारत की सबसे लंबी कैनल भी इसी ने बनवाई, जो कि सतलज से हंसी तक है, सबसे बड़ी कैनल। ठीक है, फिर 1300 यहाँ पर बात करें 88 में इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह तुगलक इसके बाद राजा बना। फिर अमीर तैमूर ने आक्रमण कर दिया, पूरे भारत को तहस नहस कर दिया। अमीर तैमूर एक पैर से लंगड़ा था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद 1414 में वो तहस नहस करके भाग गया। इसके बाद इसका गवर्नर था खिजिर खान, इसका इंचार्ज था कौन? खिजिर खान। ठीक है, वो इसका इंचार्ज बना। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1414 से लेके 1451। ठीक है, इसमें खिजिर खान था, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर मुबारक शाह आया, फिर अहमद शाह आया। इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। हाँ, ये याद रखिए, जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोधी, उसको भारत में आने का आमंत्रण किसने दिया? हामिद खान ने। किसने? हामिद खान ने। ठीक है, और 1451 में क्या हुआ? बहलोल लोदी ने, एक मार डायनेस्टी थी, ये अफगानिस्तानी थी। ठीक है, पहले शासक जिसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो हामिद खान था वो खुद ही भाग गया। ठीक है, अब बहलोल लोधी ने फिर पूरे भारत पर क्या किया? राज किया। उसके बाद इसका बेटा आया सिकंदर लोधी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का निर्माण करवाया। 1504 में। ठीक है, सिकंदर लोधी ने इसने एक मेजरमेंट सिस्टम भी रखा, लैंड मेजरमेंट सिस्टम, जिसको गजे सिकंदरी भी बोलते हैं। आखिरी शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी था, बेरहम शासक था। इसने 3 लोगों ने षड्यंत्र रचा था। दौलत खान ने, जो कि लोधी वंश का था, पंजाब का सूबेदार था। महमूद लोधी हो गया, जो कि इब्राहिम का भाई था। और राणा सांगा, इन सब ने मिलकर आक्रमण किया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 1523 ईस्वी में बाबर से इन्होंने कहा आओ। फिर 1526 में बाबर ने इब्राहिम को, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने
इब्राहिम लोदी से युद्ध किया पानीपत के युद्ध में और उसको हरा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो दिल्ली डायनेस्टी थी, वो दिल्ली सल्तनत है, वो उसका अंत हो गया। फिर मुगल वंश आया, जो कि मैंने आपको सीरियल वाइज सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, और इसके अलावा डायबिटीज डे याद कर लीजिए 14 नवंबर को। देखिए ऐसे याद करिए, 14 नवंबर क्या होता है? चिल्ड्रन डे। बच्चों को क्या पसंद होता है? चॉकलेट। अब वो चॉकलेट ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? मीठा उनकी बॉडी में ज्यादा जाएगा, तो इससे क्या होगा? डायबिटीज होने के चांसेस होंगे। तो ऐसे याद रखिए 14 नवंबर को डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? ये एग्जाम में पूछते हैं, आपको पता होगा। विटामिन सी, जो कि है नींबू, मौसमी। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो यही फिनिश करें। ठीक है, बंदरगाह नोट कर लीजिए। भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं, और जिसमें कि तमिलनाडु में 3 हैं। वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? देखिए, एक है चेन्नई पर, फिर है दूसरा इन्नौर, फिर तीसरा है टूटीकोरिन, ये साउदर्न मोस्ट है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? चेन्नई, इनौर और टूटीकोरिन। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का। आपको काफी सारी चीजें समझ क्लियर हुई होंगी, आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा। और कोई भी डाउट हो प्लीज जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।